आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं प्रबल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे। स्टैटिक जीके की क्लास बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी। कारण ये था कि आप लोगों का पेपर था। दूसरा कारण ये था कि आप सब लोग सुबह में उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उठना पड़ेगा क्योंकि सोने से काम नहीं चलेगा। अब डेली उठना पड़ेगा। कल आप लोगों का टाइम टेबल लॉन्च किया गया है और उसमें मैंने आपको सारी बात बताई है कि कैसे आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाना है, कैसे आप लोगों को करना है। और मैं 12 दिनों में, पूरी की पूरी टीम 12 दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस कर रही है, तो स्टैटिक जीके में भी उन टॉपिक्स को हम फोकस करेंगे जो आज तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है या आपने भी उसके ऊपर आज तक ध्यान आपने नहीं दिया है। उन टॉपिक्स को आज हम फोकस करेंगे, उन टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो एक एक करके डेली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। स्टैटिक जीके में क्या करना है भाई, तो जो आपने जीएस का कॉपी बनाया है उसमें पूरे तरीके से एक जगह पे आप लिख देंगे स्टैटिक जीके हेडिंग और उसके बाद लिख दीजिएगा डे 1। आज कौन सा भाई, आज है डे 1 और डे 1 यानी डेट कौन सा भाई, तो 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। और क्लास की टाइमिंग क्या है भाई, 7 बजे ऊपर लिख देना है। और नीचे जितनी भी बात मैं आपको लिखाऊंगा उन सभी बातों को लिखना है। यानी कम से कम आपके बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और ऐसे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जिसको आपने अभी तक नहीं किया है या मैंने उसको नहीं कराया है। तो एक जो डिमांड है आप सब लोगों के स्टैटिक जीके वाला, वो पूरा का पूरा आपके कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास आपकी चली रही है। आप सब लोगों को पता है कैसे कैसे चल रही है। सुबह में 7 बजे आपकी क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की, 8 बजे आपकी क्लास चल रही है इसकी भाई बिहार जीके की, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप लोगों की 10 बजे चल रही है क्लास किसकी भाई, हिंदी की। उसके बाद फिर शाम को 3 बजे किसकी क्लास चल रही है भाई, साइंस की, प्रसून सर की। फिर 4 बजे किसकी क्लास चल रही है भाई, हिस्ट्री की। 4 बजे किसकी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की। उसके बाद 8 बजे किसकी क्लास चल रही है भाई, साइंस की चल रही है। और पॉलिटी का भी और इकोनॉमी का भी क्लास आपको चलेगा। तो रात को 9 बजे जो जीके जीएस की आपकी क्लास होती थी क्वेश्चंस वाली, वो आप लोगों की 2 नवंबर या 3 नवंबर से स्टार्ट होगा और उसकी टाइमिंग रात को 10 बजे हो जाएगी। और इस 9 बजे रात को या तो इकोनॉमी की क्लास चलेगी आपकी 12 दिन तक, या तो ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। इसके अलावा शाम को 6 बजे डेली आपकी मैथ्स की क्लास प्रतीक सर की चल रही है। और एकदम डे 1 से हमने शुरू किया है, रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है प्रतीक सर की। ये दोनों क्लास तो आपकी चली रही है, ये दोनों क्लास तो आपकी चली रही है। उसके बाद सुबह में 11 बजे भी आपके एक एक दिन के इंटरनेट पे इंग्लिश की भी क्लास आपकी चल रही है। तो हम कुछ भी कोशिश नहीं कर, मतलब कोशिश हमारी ये है कि आप लोगों को पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को देखने को मिले और समझने को मिले। दूसरी बात कि जैसे आज 22 अक्टूबर है, जैसे आज 22 अक्टूबर है, आज भी क्लास होगी आपकी। 23 अक्टूबर है, उस दिन भी पूरी क्लास होगी, उस दिन भी एक क्लास बंद नहीं होगी। 24 अक्टूबर जिस दिन आपकी दिवाली है, उस दिन आपकी शाम को 5 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। शाम को 5 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, 5 PM तक आपकी क्लास चलेगी। उसके बाद आपकी क्लासेस आपकी क्लोज रहेगी ताकि आप लोग दिवाली को सेलिब्रेट करो। फिर उसके बाद 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को सुबह में आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि दिवाली बना करके सुबह में आप थके होंगे, तो आप रेस्ट करना। आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर से 25 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास ऑफ नहीं रहेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास ऑफ नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, मन लगा करके पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक कॉपी मैथ्स की बना लेनी है, एक कॉपी रीजनिंग की बना लेनी है और एक कॉपी पूरे जीएस का बना लेना है। और जीएस के मोटे वाली कॉपी को डिवाइड कर देना है 15-15 पेज में या 20-20 पेज में। और उसमें सारे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो जो पढ़ाई होगा आपकी, उन सबको आपको लिखना है। चलिए
तो आज हम अपने इस स्टैटिक जीके के पोर्शन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही चीजें क्लियर कर दिया कि अब क्या समझने वाले, क्या बताने वाले, टारगेट क्या है। अब कौन कौन सा एग्जाम कवर होगा, ये भी आप सब लोगों के मन में क्वेश्चन बार बार होता होगा कि कौन कौन से एग्जाम्स कवर होंगे। तो जितने भी 12 दिनों में जो स्टेट बेसिस के आपके एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके एसआई के एग्जाम्स होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के एसआई के एग्जाम्स हो, चाहे आपके एसएससी सीपीयू का एग्जाम्स हो, और सबसे बड़ी बात की जीडी जिसमें हमने पहले भी परचम लहराया है, फिर से वो एग्जाम आपके है एसएससी जीडी। अभी आप लोगों की दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर का एग्जाम जो 27-28 से आपका शुरू होने वाला है, उसके लिए भी सेशन आपके रामबाण का काम करेगा। सबसे ज्यादा फोकस्ड हम किसको चल रहे हैं, फोकस करके लेके चल रहे हैं भाई एसएससी सीजीएल, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपका क्या कर दिया है, जीएस कर दिया है। साथ ही साथ बीएसएससी सीजीएल, इसको भी हम लोगों लेके टारगेट करके चल रहे हैं। बिहार दरोगा भी वैकेंसी आने वाली है, तो कोई भी ये बच्चा ना पूछेगा कि भैया किस एग्जाम्स के लिए, ये सारे एग्जाम्स के लिए है। बस आपको मन लगाकर के चीजों को पढ़ना है, समझना है, बिल्कुल भी उसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलो भाई, एग्जाम्स भी आपको मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे, क्योंकि क्लास में पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आप क्लास में, क्योंकि थ्योरी की क्लास है और ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम आपके 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, कि ताकि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊं वो पूरी बातें आपको दिमाग में याद हो जाए। और आप सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है भाई, जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको कमेंट में 2 बातों को लिखना है। पहला बात ये लिखना है कि पूरी बातें आज की क्लास की याद हो गई कि नहीं, और पूरी बातों को अपने जीएस के नोटबुक में आपने नोट कर लिया कि नहीं। और ये मैंडेटरी है, मैं एक एक बच्चे का ऑफलाइन कमेंट चेक करूंगा, और आगे आने वाले दिनों में, आने वाले मतलब नेक्स्ट क्लास में उन सबको डिस्कस करूंगा कि किसने किसने कमेंट किया, किसने किसने नहीं किया। ठीक है भाई, तो चलो अब स्टैटिक जीके में हमने इन 12 दिनों में पूरे के पूरे स्पोर्ट्स को समाप्त करने का सोचा है, पूरे के पूरे खेल कूद को समाप्त करने का सोचा है। तो हम पूरे स्पोर्ट्स को इस आपके सीरीज को डेडिकेट करना चाहते हैं, और पूरे के पूरे जब हम खेल कूद को पढ़ लेंगे, वहां से बहुत सारे सवाल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बाकी सब आप लोगों को जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, ड्रामा की बात करें, आपके क्या बोलते हैं कि क्लासिकल डांस की बात करें, फोक डांस की बात करें, तो ये सब मैंने आप लोगों को करा दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। बुक्स की बात करें, सब मैंने करा दिया है। तो अब हम स्पोर्ट्स सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और सारे स्पोर्ट्स के बड़े टूर्नामेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो भाई, सभी लोग एक एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। कौन कौन से साथी तैयार है ये भी आप हमें बता दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि सारे लोग इस सेशन के लिए तैयार है। तो देखो, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, बिल्कुल भी आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मैंने लिखा है, जिस तरीके का मैंने बनाया है उसी तरीके का आपको बनाना है, उसी तरीके का आपको लिखना है। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट के रूप में, यानी आपके खेल कूद के सबसे बड़े टूर्नामेंट के रूप में कौन कौन से टूर्नामेंट आ जाता है, तो एक आ जाता है ओलंपिक खेल, दूसरा कौन सा आ जाता है कॉमनवेल्थ गेम, और तीसरा कौन सा आ जाता है भाई एशियन गेम्स आ जाता है, तीसरा कौन सा आ जाता है एशियन गेम्स आ जाता है। तो जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स के 3 बड़े आयोजन, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई, ये तीनों तो बड़े टूर्नामेंट हो गए। यानी सबसे बड़ा आयोजन एक नंबर पे ओलंपिक खेल का हो गया, दूसरे नंबर पे आपके कॉमनवेल्थ गेम का हो गया, उसके बाद भारत जिसके मतलब एक प्रेरक तत्व के रूप में रहा है, वो एशियाई खेल भी आपका हो गया। आपने बोले कि डन भैया, ये पूरी बात हमको समझ में आई। अभी बात आता है कि क्या यही खेल है, हमने बोला कि नहीं, इसके अलावा अलग अलग आपके स्पोर्ट्स के आपके वर्ल्ड कप भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, जो आप सब लोगों का सबसे फेवरेट है। फुटबॉल का भी होता है, फीफा कहते हैं। आपके टेनिस के लिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है।
बैडमिंटन के लिए भी ओपन क्या बोलते हैं, सिंगल ओपन होता है, मिक्स डबल होता है, अलग अलग तरीके के आपके होते हैं। उसी तरीके से खो खो की बात करें, कबड्डी की बात करें, ये सारी गेम्स आपको देखने को मिलता है। और इन सारी गेम्स की बारीकियां क्या है, उन बारीकी को हमको समझने की जरूरत है। कौन सी गेम से किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो हमको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किसके बारे में भाई, ओलंपिक खेल के बारे में। तो जब हम ओलंपिक खेल के बारे में बात करें तो इसके बारे में कौन कौन सी चीजों को हमको समझना है। इसमें 3 डायमेंशंस को हमें समझना है। आपने बोले कि कौन कौन से डायमेंशंस को सर समझना चाहते हैं, पहले ये बता दीजिए। तो इस ओलंपिक खेल को हम 3 तरीके से, एक तो प्राचीन ओलंपिक खेल यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, दूसरा आधुनिक ओलंपिक खेल, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी जो इस ओलंपिक खेल का आयोजन कराती है। यानी जो इस ओलंपिक खेल का क्या कराती है भाई, आयोजन कराती है। आपने बोले कि जी ये बात एकदम आपने बिल्कुल सही बोला, जो ओलंपिक खेल का क्या कराती है भाई, आयोजन कराती है। उसको अभी हमें समझने की जरूरत है। अब देखो भाई, एक एक करके बातों को समझते हैं और बिल्कुल स्मूथली चीजों को समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखना कैसे समझा। सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखना है, उसके अलावा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो जब हम ओलंपिक खेल के बारे में बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब आपकी शुरुआत हुई। तो ये यूनानी कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो यूनानी कैलेंडर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलंपियाड बोलते हैं। यूनानी कैलेंडर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलंपियाड बोलते हैं। तो यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था, वो पहला ओलंपिक खेल 776 बीसी में हुआ था। कब हुआ था भाई, 776 बीसी में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था भाई, तो यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। यूनान के ओलंपिया शहर में पहली बार जब इसका आयोजन किया गया तो बताया जाता है कि किसकी याद में या किसके रिमेंबर में, तो ग्रीक देवता ज्यूस के रिमेंबर में आपके इसको क्या किया गया भाई, आपके स्टार्ट किया गया। तो जब हम प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन ओलंपिक खेल में आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात कि यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था, बाद का नहीं सोचना है, क्लास में ही पूरी बातें याद होनी चाहिए। पहला जो ओलंपिक खेल था 776 बीसी में। जितने भी साथी आते जा रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आपस में बातचीत नहीं कर रहे, थ्योरी की क्लास है, 1 सेकंड भी समय बर्बाद नहीं करना है। जो भी बात करना है ऑफलाइन कमेंट करके आपको कहना है। और जो भी नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बनते जाइए और इस बार का त्योहार मेरे लिए भी खास बनाइए। तो 776 बीसी में ओलंपिया में ग्रीक देवता ज्यूस के आपके याद में या ज्यूस को समर्पित आपको करके कराया गया। अब उसके बाद कौन सा हो जाता है भाई, उसके बाद हो जाता है आधुनिक ओलंपिक खेल। यानी जिस ओलंपिक के बारे में हम बात करते हैं, जिस ओलंपिक के बारे में हम समझना चाहते हैं, अगर हम उस आधुनिक ओलंपिक की बात करें कि जो आपके प्रत्येक 4 साल के बाद आपका होता है, उस ओलंपिक में सबसे पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि शुरुआत कब हुआ भाई, 1896 में शुरू हुआ। 1896 में आपके स्टार्ट हुआ। और ये कहां पे स्टार्ट हुआ भाई, तो यूनान के एथेंस में आपके स्टार्ट हुआ। कहां पे स्टार्ट हुआ भाई, यूनान के एथेंस में आपके स्टार्ट हुआ। आपने बोला कि ठीक है, ये भी बात हम समझ गए। अब आप सब लोगों को पता है कि जो आधुनिक आपका ओलंपिक है वो प्रत्येक 4 सालों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन, ये कोई बच्चों का तो खेल नहीं है भाई। इसके लिए एक पूरी सिस्टम की जरूरत होती है, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। आपने बोला कि बिल्कुल होती है भाई। तो एक समिति बनाने की जरूरत है। आपने बोला कि जी बिल्कुल बनाइए समिति भाई। तो एक समिति बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं। तो ये किसके प्रयास से भाई, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने बोला कि नहीं इस प्रकार की समिति होनी चाहिए।
और उसके लिए उसने अपना एफर्ट लगाया। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? कुबर्तीन। उनका नाम क्या था? कुबर्तीन। तो कुबर्तीन के प्रयास से 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस में यह फैसला लिया गया कि भाई इस ओलंपिक के आयोजन को देखरेख करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था बनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई जाएगी और उस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा गया। इस बार का जब पेट का पेपर हुआ था तो उसमें यह सवाल पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आज के बाद से ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। कहां पे भाई? तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे भारत के संदर्भ में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। दो प्रकार के फैक्ट्स हैं। आपने बोला कि पहला फैक्ट क्या है? तो पहला तथ्य यह है कि सवाल ये पूछा जाता है कि आईओसी की जो पहली स्वतंत्र महिला आपकी सदस्य है और वो भी इंडियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली स्वतंत्र महिला सदस्य के बारे में बात करें जो भारतीय हो, तो उनका नाम क्या आ जाता है भाई? नीता अंबानी। उनका नाम क्या आ जाता है भाई? नीता अंबानी। लेकिन चलो ठीक है, नीता अंबानी तो बाद में बनी ना, तो क्या नीता अंबानी से पहले भारत का कोई सदस्य ओलंपिक समिति में नहीं था? हमने बोला बिल्कुल था। अगर हम उस शख्स के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम क्या था? सर दोराबजी टाटा। तो पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य के रूप में शामिल हुए उनका नाम था सर दोराबजी टाटा। लेकिन पहली भारतीय महिला जो स्वतंत्र रूप से आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ जुड़ी उनका नाम क्या है? नीता अंबानी। और 1894 में 23 जून को पेरिस में इसका गठन किया गया कुबर्तीन के प्रयास से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और इसका मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड के लुसाने में देखने को मिलता है। ये चीज मैंने आपको बताई। आपने बोला कि ठीक है भाई, तो ज्यादा लंबा अपना सेशन नहीं रखना, ऐसा रखना है कि आप सब लोगों का काम बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या डिस्कस किया? तो आज की क्लास में हमने आपको डिस्कस किया कि क्या क्या हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, और इस प्लानिंग में 12 दिनों में हम पूरे के पूरे स्पोर्ट्स सीरीज को चलाना चाहते हैं, खेलकूद से संबंधित सीरीज चलाना चाहते हैं जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। और उसमें सबसे बड़े 3 टूर्नामेंट आपके ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई। ओलंपिक में हमने आपको 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया: प्राचीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। एथेंस यूनान से शुरू हुआ था, आप सब लोगों को पता है। 776 बीसी में ओलंपिया में ग्रीक देवता ज्यूस को डेडिकेट करके पहली बार इसका आयोजन किया। 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत करेगी एथेंस यूनान में। प्रत्येक 4 सालों के बाद अब इस ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। इसकी देखरेख करने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं। कुबर्तीन के प्रयास से 1894 में पेरिस में इसका गठन किया गया, जिसका मुख्यालय आपके लुसाने, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और इसके जो आपके 2 महत्वपूर्ण आपके बात भारत से संबंधित है: नीता अंबानी, पहली भारतीय महिला स्वतंत्र आपके सदस्य के रूप में, और सर दोराबजी टाटा, ये आपके पहले आपके भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बने थे। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आज की पूरी बातें आपको याद हो गई होगी। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं सब लोग ऑफलाइन कमेंट में 2 बातों को लिखेंगे कि क्या आज की पूरी बातें आपको याद हो गई और क्या आपने इन सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया। कॉन्सेंट्रेशन से आपको पढ़ना है। आप सभी साथी इस सेशन में लाइव जुड़े, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। एक दिन भी ये क्लास आपकी गैप नहीं रहेगी, केवल दिवाली के अगले दिन का जो सुबह होगा उस दिन ये क्लास आपकी बंद रहेगी, क्योंकि उस दिन आप लोग रेस्ट कर रहे होंगे। उसके अलावा ये लगातार ये क्लासेस आपकी चलती रहेगी और ये हमेशा के लिए क्लास आपकी चलेगी 7 बजे, ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं प्रसून सर के सेशन में 8 बजे बिहार जी के। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, करें कमेंट, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।